गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द रोल ऑफ त्रयोदशांग गूगल इन ब्रेन स्ट्रोक। अब हम ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किए? क्योंकि जब भी आप पेशेंट को ट्रीट करते हो और पैरालिसिस पेशेंट आपके सामने आता है, तो हमारे पास ऑफ कोर्स ज्यादातर ओल्ड पैरालिसिस ही आते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं जो जस्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और उनको ऐसा चाहिए कि पैरेलल अलोंग विथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट हम कुछ आयुर्वेदिक भी जो है उनको बेनिफिट दे सके। और इसी तरह से हमारा आता है आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, फिर आयुर्वेदिक पंचकर्म। इन सब में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इज अ सिलेक्शन ऑफ अ मेडिसिन। और इसीलिए आज का जो वेबिनार है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आउट ऑफ ऑल द ऑप्शन जो हमारे पास आयुर्वेद में है, त्रयोदशांग गुगुल क्यों एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हम ये देखेंगे इस वीडियो में क्यों ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्या ये आज के पैरालिसिस पेशेंट में जो आपके एमआरआई के अंदर इंफाक्शन या हिमोरेज जो आपको मिलता है उसमें से इसका रोल कहाँ ज्यादा बेटर होगा, और एट द एंड हम इसे कैसे दे सकते हैं और कितना लंबा दे सकते हैं। तो होप सो कि आप इस पूरे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखोगे, एंड तक रहोगे, और इसमें हम ये सब चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो त्रयोदशांग गुगुल मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हो और बहुत बार अगर आपके अंदर कंफ्यूजन है कि मेरे सामने पैरालिसिस का पेशेंट है और मुझे उसको ट्रीटमेंट चालू करनी है लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सो ऐसे कंडीशन में एक ये ऐसा गूगल है त्रयोदशांग गूगल जो हम एक पेशेंट के जो एज और उसके फैक्टर को देख के स्टार्ट कर सकते हैं। सेफ टू गिव, इजी टू गिव, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। इसीलिए ये जो मेडिसिन है, इट इज अ गुड सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इन ऑल द पक्षाघात पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ इसके एक्सेप्शंस है जो हम इस पूरे लेक्चर्स के एंड में लर्न करेंगे, यानी उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि त्रयोदशांग गुगुल ही मैंने क्यों चूज किया। आयुर्वेद के अंदर इतने सारे पक्षाघात के ऊपर गूगल दिए हुए हैं, इतने सारे बहुत सारे कल्प और भी दिए हुए हैं। उसमें से इस चीज को सिलेक्ट करने का क्या मतलब है या क्या मेरे पास रीजन है, वैलिड रीजन। सबसे पहला रीजन कि त्रयोदशांग गूगल आयुर्वेदिक ग्रंथ के अंदर वात व्याधि रोग अधिकार में आते हैं। और कई बार जब हम डिस्कस करते हैं तो हमने आपको बताया है कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है ये सबसे पहला होता है रोग अधिकार, यानी कि किस डिजीज के अंडर संहिताकारों ने उस मेडिसिन को एक्सप्लेन किया है उसे हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि वात व्याधि के अंदर है, यानी इस मेडिसिन का बाय डिफॉल्ट जो काम है वो है वात अग्नि, वात दोष के जो रोग है उसको कम करना। अब वात व्याधि के अंदर ही आता है पक्षाघात, और पक्षाघात का एक पार्ट है पैरालिसिस। ऑफकोर्स टॉपिक अपने आप में और वाइड है कि किस टाइप के पैरालिसिस किस तरह से है, इसलिए यहां हमने पैरालिसिस लिया हुआ है ब्रेन स्ट्रोक, जिसे हम लोग सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट करते हैं या इसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। भले ये पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक की जो संप्राप्ति है यानी पैथोफिजियोलॉजी ये ब्रेन के अंदर होती है, लेकिन इसका इंपैक्ट हमें ऑल ओवर बॉडी देखने मिलता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए पहला जो सिलेक्शन है हमारा क्राइटेरिया कि मेरा जो टैबलेट है, मेरा जो ड्रग है, ये पक्षाघात के अंदर आ सकता है। दूसरा रीजन है कि इस मेडिसिन के अंदर गुगुल और घी है एज ए इंग्रेडिएंट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी गूगल फॉर्मुलेशन होता है घी बहुत कम होता है, क्योंकि घी डालने के बाद गूगल का जो रुक्षता है, जो एकदम तीक्ष्णता है, वो किंचित कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो त्रयोदशांग गूगल के अंदर क्यों इस घी को डाला गया है ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन गूगल इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में है, और हमें खुद ही पता है कि जब भी हम गूगल के बारे में बात करते हैं तो हम इसके जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने की कैपेसिटी हो या किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस हो, उसके अंदर इसका वर्क एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी बहुत ही बेस्ट है। बहुत ज्यादा उसका रिसर्च हुआ है और ये स्टैब्लिश है। तो इसीलिए हम एक ऐसे ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं या एक ऐसे हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां गूगल तो है ही लेकिन और भी ऐसे इंग्रेडिएंट है जो खाली एथेरोस्क्लेरोसिस के ऊपर नहीं, और भी जो है वैस्कुलर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए जो है इस मेडिसिन को सिलेक्ट किया गया। थर्ड, सेफ टू यूज ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
जो बात में वात विध्वंसक रस के साथ में लंबे समय तक नहीं जा सकता, महायोगराज गूगल के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं जा सकता, ये उस मेडिसिन के यानी कि उस सबसे थोड़ा परे है। यानी त्रयोदशांगुगुल आप इसको कई महीनों तक भी चालू रख सकते हो विदाउट हैविंग एनी साइड इफेक्ट। प्लस हर बार जैसे हम बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब पेशेंट को कोई किडनी इशू हो या बाकी चीजें इशू हो यानी क्रिएटिन हाई हो, ऐसे कंडीशन में हम हर्बोमिडल फॉर्मुलेशन के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन आती है, काफी सेफली यूज करना पड़ता है। लेकिन ये मेडिसिन जो है आप ऑलमोस्ट हर चीज में यूज कर सकते हो, हर क्राइटेरिया में। और यही रीजन है कि प्रैक्टिस के अंदर सेफ के साथ साथ एफिकेसी के साथ साथ एक ऐसा ड्रग जो एक तरफा ना हो, दोनों तरफ काम करे, वात के ऊपर और कफ के ऊपर भी। यानी कि जितना पैरालिसिस के अंदर आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसको हटाना, माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाना, क्योंकि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ब्रेन को ऑलरेडी इंजरी हो चुकी है पैरालिसिस में, उस इंजरी को कितने रिवाइव कर सकते हैं, कितना रिसर्कुलेशन कर सकते हैं, वो हमारी ये मेडिसिन करती है। दूसरा, साथ ही साथ जितना रिसर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन रिटेन होंगे, उतना मोटर डेफिसिट यानी जो भी पैरालिसिस के अंदर मोटर फंक्शन लॉस हुआ है या सेंसरी लॉस हुआ है उसको रिकवर कर सकते हैं। यानी इस मेडिसिन के अंदर दोनों कैपेबिलिटी है, दोनों तरीके से काम कर सकती है। लेकिन फिर से हम जो सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि इसका ब्रेन लेवल पे क्या एक्शन होगा या इसका क्या इंपैक्ट है। तो आई होप सो कि आपको एक वैलिड रीजन मिल गई होगी कि क्यों हमने त्रयोदशांग गूगल को सिलेक्ट किया है। अब ये बात आती है कि पैरालिसिस के अंदर जब भी हम लोग ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं, ये आपको बात करना या ये आपको लर्न ही होना चाहिए कि 85% ऑफ द स्ट्रोक आर द इस्चेमिक स्ट्रोक, जहां आपका ब्लड वेसल ब्लॉक होता है ड्यू टू प्लाक, ड्यू टू एनी थ्रोम्बस या कोई भी कारण से। और दूसरा जो पैरालिसिस का टाइप होता है जो खाली 15% होता है वो है हीमोरेजिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मानना, क्यों? क्योंकि आज का मेरा जो ड्रग है इसकी इफिकेसी या इसकी जो आपका यूज है, ये मेरे ख्याल से यानी मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक, इन्फाक्टेड ब्रेन स्ट्रोक है, जैसे आप एमआरआई उठाते हो और आपको मिलता है कि ओल्ड इन्फाक्ट या सब एक्यूट इन्फाक्ट या रिसेंट इन्फाक्ट, ये जितने भी इन्फाक्ट वर्ड आते हैं जहां आपको ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो नर्व सेल है उसको जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलते, तो मेरे पास एक ऐसा मेडिसिन होना चाहिए कि जो कफ की जो ऑब्स्ट्रक्शन है, श्रोतावरोध है, उसको नाश करे। लेकिन अगर ये मेरे पास हिमोरेजिक आ जाएगा तो ये मेडिसिन में भी मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं होगा, क्योंकि हिमोरेजिक के अंदर वात और पित्त की संप्राप्ति ज्यादा होती है, यहां वात और कफ की संप्राप्ति ज्यादा है। वात कफ के संप्राप्ति यानी इस्चेमिक की पैथोफिजियोलॉजी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काफी अलग होता है अप्रोच में, और हिमोरेजिक का अलग होता है। तो भले हिमोरेजिक होके या इंफाक्शन होके पेशेंट रिकवर मोड में जा रहा है, लेकिन हमें फिर भी नहीं बोलना है कि इंफाक्शन अगर हिमोरेजिक है तो वहां वात के साथ साथ पित्त की तीक्ष्णता, पित्त की उष्णता ज्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए उसकी मेडिसिन लाइन ऑफ सिलेक्शन अलग होगा। और दूसरी बात कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रेन स्ट्रोक इज हाइपरटेंशन। पर आयुर्वेद के अंदर हाइपरटेंशन भी जो है पित्त आवृत्तवात के अंदर अभी आता है, कफ आवृत्तवात के अंदर भी आता है। तो ये जो बहुत है बहुत अलग टॉपिक है, जब हम कभी हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। यहां हमारा कहने का अर्थ यह है कि जो इंफाक्शन यानी कि जहां सीटी स्कैन या एमआरआई के ऊपर आपको इंफाक्शन पैरालिसिस दिख रहा है, ऐसे कंडीशन के अंदर हमारा त्रयोदशांग गुगुल एक गुड चॉइस ऑफ ड्रग हो सकता है। अब ये आपका इंफाक्शन डिसलिपिडीमिया यानी हाई कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री होने के बाद है, या डायबिटीज इंड्यूस इस्चीमिया हो, या आपका जो हाइपरटेंसिव इंड्यूस इस्चीमिया, तीनों पे ये मेडिसिन काम करती है। क्योंकि ये तीनों की तीनों जो संप्राप्ति है, ये साम कफ अवरोध और साम मेद अवरोध संप्राप्ति है। हम आगे देखेंगे कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जैसे हमने बताया, हाइपरटेंशन जो है ये दोनों पैथोलॉजी लेके आती है। डायबिटीज जो है आप सभी को पता है कफ प्रधान है, फिर उसके बाद जो है ओबिसिटी जो है ये भी कफ प्रधान व्याधि है। अब स्मोकिंग, अल्कोहलिंग थोड़ा पित्त प्रधान आती है। तो जैसे आप बोल सकते हो कि अभी भी हम पैरालिसिस किसको हो सकता है, कोई एक कॉज नहीं, इसको मल्टीपल कॉज भी बोलते हैं, रिस्क फैक्टर। तो ऐसे ही हमें जब ट्रीट करना रहता है और जब आपका पेशेंट आपके पास आता है जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके, तो बस आपको एक संप्राप्ति बनानी होती है कि आप वात कफात्मक जो है पाक्षाघात की ट्रीटमेंट करोगे,
कि आप वात पित्तात्मक ट्रीटमेंट करोगे। और इसके पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पक्षाघात का साध्य साधक तो पता होना चाहिए। अब ये काफी टॉपिक ऑफ डिस्कशन लंबा हो जाएगा कि हम मेडिसिन से कितना कवर कर सकते हैं और न्यूरोप्लास्टिक एक्सरसाइज से कितना रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारे ओपीडी में पेशेंट आता है सबसे पहले उसे देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि इसे कितना आपका मेडिसिन लगेगा, क्योंकि रिकवरी का चांस कितना है और कितना इसका जो है लॉस हो चुका है और उसे हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी करनी है। अभी इसको दूसरे वर्ड में अगर मैं ऐसा बताऊं, तो हम जब बात करते हैं आयुर्वेद के अंदर, तो 1 से 6 मंथ, जहां आप पैरालिसिस को एक नोट करो, जैसे कि अभी मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा ये कभी आपने नोटिस किया है कि नहीं, ये आप देखो। जब भी पैरालिसिस का पेशेंट आपके पास आता है या रिसेंट पैरालिसिस हुआ है, अभी अभी पैरालिसिस हुआ है, आप देखोगे कि उसका हाथ और पैर एकदम लूज होता है, एकदम फ्लैसिड पैरालिसिस है, उसमें कोई टोन नहीं होता है। तो कोई भी पैरालिसिस जब स्टार्ट होता है तो हमेशा फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। लेकिन जैसे 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 वो टाइम बीतते जाता है, उसके अंदर एक हाइपरटोनिक स्टेज आता है और वो फ्लैसिड पैरालिसिस जो है कॉन्ट्रैक्टेड, या आप ऐसा बोल सकते हो कि ओवरटोन जो है पैरालिसिस हो जाती है, जिसको हम ऐसा बोलते हैं कि फ्लैसिड से आपका जो स्पास्टिक पैरालिसिस की तरफ गया। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि फ्लैसिड पैरालिसिस के अंदर आपके पास चॉइस है, आप जितना मेडिसिन दो ब्रेन उतना रिकवर कर सकती है। लेकिन एक बार स्पास्टिसिटी आ गई, हाथ टाइट हो गया, जो 6 मंथ या 9 मंथ पे आता है, वहां से रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। वहां से हम कुछ उपशय दे सकते हैं लेकिन डिफिकल्ट है। तो इसीलिए किसको प्रॉमिस करना है किसको नहीं करना है, ये आप पहले ही पेशेंट को बता दे, इंप्रूवमेंट होगा, पर 6 मंथ या के बाद कितना होगा बोलना जो है डिफिकल्ट है। इसीलिए पक्षाघात को पहले ही बोला है कि जो 1 से 6 मंथ के अंदर हो वो साथ देता है, 6 से 12 मंथ के अंदर हो याप पे है, 1 साल के अंदर पैरालिसिस वाला है थोड़ा याप पे है, यानी मेडिसिन से उसको मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन 1 साल के ऊपर वाला असाध्य है। तो आप ऐसा बोलो कि ड्यू टू बैड लक हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं सब 1 साल 2 साल पुराने पैरालिसिस के साथ ही आते हैं। जो ओल्ड पैरालिसिस के अंदर ये मेडिसिन ऑफकोर्स काम करता है, लेकिन इसके साथ जैसे मैंने बताया कि न्यूरोप्लास्टिक एक्सरसाइजेस वो इंपॉर्टेंट है, वो एक टारगेट करके कि कौन सा पैरालिसिस हुआ है उसके ऊपर हम जो डिसाइड करते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम इसमें कहाँ क्या रोल प्ले कर सकते हैं। एक जैसे श्लोक के ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं जो पक्षाघात के ऊपर कहा गया है। पक्षाघात के ऊपर श्लोक हार्डली 5-6 लाइन में ही खत्म हो जाता है, लेकिन उन लाइन के बीच में ही बहुत ज्यादा चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे ये श्लोक के बारे में अगर देखोगे, जो पक्षाघात यानी ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड आया है कि मारुत शिरा स्नायुश्च विशोषयत संधि बंध विमोक्षय चेतना निवृत्ति। कहा गया है कि जिसको पक्षाघात होता है उसका सिरा स्नायुश्च विशोषयत, कि सिरा स्नायु का यहाँ जो अर्थ लिया हुआ है, यहाँ जो है आपका नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। और अब को से ये अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो सकता है कि कौन से प्रकार का स्नायु कौन से प्रकार का सिरा। लेकिन आपको एज इट इज आपको समझना है कि सीरा यहाँ जो है, हम जिस चीज को बोल रहे हैं, आप इसी को ब्लड सर्कुलेशन भी बोल सकते हो, या हम वातस सिरा बोल सकते हैं कि जिसके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर चेतना होती है। इसलिए जो लास्ट लिखा हुआ है चेतना से निवृत्ति, यानी चेतना ही नहीं है। अब चेतना अर्थ यानी कि जब मैं बोलता हूं फ्लैसिड पैरालिसिस या किसी को सेंसेशन नहीं है, ये होता है चेतना। तो इसलिए हम जब आयुर्वेद के अंदर भी बात करते हैं कि चेतना निवृत्ति, तो यहाँ दो पार्ट आता है। एक आता है मोटर फंक्शन लॉस, सेंसरी लॉस, क्योंकि जो एक प्रकार का हमारा ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है, यानी इंद्रिय के भी 11 प्रकार होते हैं। तो जब भी पक्षाघात होता है और ये चेतना जो है ये इंद्रिय में होता है, तो इसलिए जो 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय यानी कि आपका ऐसा बोलिए सेंसर एरिया, और 5 जो है मोटर, ये दोनों की निवृत्ति हो जाती है। अब डिपेंड अपॉन कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अब अगर मुझे ये समझना है कि इसमें होता क्या है, तो देखो एकदम सिंपल है कि मैं पक्षाघात में बात कर रहा हूं इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। और क्या वो श्लोक काम आता है? एग्जैक्टली काम आता है कि वायु तो बढ़ा हुआ है, वायु शोषण कर रहा है, लेकिन ये पैथोलॉजी जो है क्यों हो रही है? क्योंकि वायु का स्थान जो है, यानी कि वायु का जो चेतना वहन का काम है, जो एक मोटर फंक्शन देने का जो एक बोल सकते हो कि जो एक कंट्रोल है, वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां साम कफ और साम मेद का अवरोध होता है।
जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो भी ब्लड सर्कुलेशन है, इसमें जैसे हम मॉडर्न का जब पैथोफिजियोलॉजी उठाते तो कैसे वो बताते हैं कि ये जो ब्रेन का सर्कुलेशन है, इसके अंदर जो है क्लॉट बनना स्टार्ट होता है, ये बिल्ड होना स्टार्ट होता है। और जितना ज्यादा क्लॉट उतना मैसिव इन्फाक्शन, उतना ज्यादा एरिया इन्वॉल्व। तो हम ऐसा कंपेयर करते हैं कि स्थूल लेवल पे यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जो क्लॉट है या ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो फैट डिपोजिशन के कारण होता है यानी कि साममेद के कारण होता है या साम कफ के कारण होता है ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल, यही जो है धीरे धीरे अवरोध होता है। और मुझे मेरे त्रयोदशांग गूगल से क्या करना है, इसी कफ के अवरोध को कम करना है, प्लस पीछे जो नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व है उसको नरिश करना है। इसलिए आपका दो काम होता है, और आपको ऐसा मेडिसिन चाहिए होता है कि जो अवरोध भी नष्ट करे और पीछे से स्नेह भी दे। उस लिस्ट में जो है तीन चार गूगली है, और उसमें से एक है त्रयोदशांग गूगल। तो त्रयोदशांग गूगल के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो वात के रुक्ष गुण को कम करे और साथ ही साथ साम कफ और साम मेद का भी जो है अवरोध नाश करे। कैसे, किस तरह से, अब हम देखते हैं। अब देखिए, ये है नॉर्मल भेषज रत्नावली वात रोग अधिकार के अंदर आने वाला त्रयोदशांग गूगल। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने त्रयोदशांग गूगल को पहले नहीं पढ़ा है, हमने काफी बार त्रयोदशांग गूगल को पढ़ने की कोशिश की है और पढ़े भी है। लेकिन जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि श्लोक को हम कभी बारीक से देखते नहीं कि क्या है। त्रयोदशांग गूगल का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें टोटल 13 कंटेंट है, इंक्लूडिंग गूगल और घृत। तो हमें हर बार अपने दिमाग में भरना पड़ता है कि ये त्रयोदशांग जो गूगल है, ये इस प्रकार का गूगल है जिसके अंदर घृत है, और घी होने के कारण ये ड्रग बहुत ही ज्यादा रुक्ष नहीं होता। इसीलिए अगर मैं कंपेयर करूं योगराज गूगल से या सिंहनाथ गूगल से या त्रिफला गूगल से, इन तीनों गूगल से थोड़ा सा ये ड्रग की रुक्षता कम रहेगी। तो इसकी अपनी इफिकेसी है। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है ये मैं थोड़ा सा और आगे बात करूंगा कि आभा, अश्वगंधा, हफूस, गुड़ुची, रासना, शतावह, शटी, यवानिक, ये टोटल 13 है। मैं लेकिन इसको फिर डिफरेंशिएट करूंगा कि हमारे पक्षाघात के संप्राप्ति में ये इंग्रेडिएंट काम कैसे करते हैं। पर उसके पहले देख ले कि दो दो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात कि ये जब आप डिजीज के नाम पढ़ोगे कि कैसे स्टार्ट होता है, तो कटी ग्रह यानी लोअर बैक पेन, गुरुद्रसी, साइटिका, बाहु ग्रह, बाहुग्रह, पृष्ठ ग्रह, शोल्डर, बैक, हनु, जॉ, जानू, नी। तो ये जितने भी जॉइंट डिसऑर्डर है जिसके अंदर स्टिफनेस है, उसमें ये ड्रग काम करती है। उसके नीचे संधिगत यानी संधि मतलब खाली जॉइंट नहीं, कोई भी दो स्ट्रक्चर, भले वो स्नायु यानी कि टेंडन हो, लिगामेंट हो, आपका जो साइनोवियल मेम्ब्रेन हो, जहां भी दो स्ट्रक्चर एक साथ आते सब संधि है, हर जगह काम करती है। उससे भी इंपॉर्टेंट, अस्थिगते च वाते, मज्जा आश्रित स्नायुगते च कोष्ठे। यानी इस ड्रग के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, अगर आप इसको प्रॉपर अनुपान के साथ यूज करो तो ये वात के स्थान पर और मज्जा आश्रित और स्नायु पे भी काम करने वाला ड्रग है। अब बस यही मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पक्षाघात यानी पैरालिसिस के श्लोक में पहले ही लिखा हुआ था कि क्या हो रहा है मेरे ड्रग के अंदर यानी मेरे पक्षाघात के संप्राप्ति में, सिरा स्नायु विशोष्य है। ये सिरा और स्नायु की विशोष्य हो गई है। और ये जो है ये मुझे दिख रहा है कि पेशेंट पैरालिसिस है, पेशेंट का हाथ जो है लूज है, वो उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। हम उसका अगर रिफ्लेक्स चेक करें तो हार्डली ग्रेड जो 2 या 3 के नीचे ही आता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि ये जो स्थान है यानी कि जो हम मज्जा कहते हैं या ब्रेन कहते हैं, ये उद्भव स्थान है यानी यहां से डिजीज ओरिजिनेट हुई है। तो ये ड्रग वहां भी काम करते हैं। ऑफ कोर्स बाकी भी बहुत सारे श्लोक दिए, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि रोगा जायते वात कफानु विद्यात, यानी कि जो वात कफ प्रधान व्याधि उसमें काम करता है। और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि भले ही पित्त पे भी काम करता हो, नो डाउट, थोड़ा सा अगर आप अपना ब्रेन यूज करो, अच्छे से संप्राप्ति बनाओ, काम करेगा, लेकिन ड्रग फिर भी वात कफानुबंधित रोगों पे काम करेगा। अब जैसे मैंने बताया कि इन्फाक्शन, ये ज्यादा से ज्यादा संप्राप्ति कफ अवरोध के कारण होता है। इवन पेशेंट को इन्फाक्शन होके चला भी गया, अभी लोग बोल रहे हैं कि क्लॉट नहीं, तो आप क्या ट्रीट कर रहे हो? तो हम ट्रीट कर रहे हैं कि इस मेडिसिन के अंदर ऐसे भी कैपेबिलिटी है कि आप क्लॉट डिसॉल्व कर दो, लेकिन उसके बाद जो डाइंग नर्व है या जो इंजर्ड नर्व है, उसके कोलैटरल सर्कुलेशन को बना के उसको